हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का जो कि एसे वन इम्तिहान जो अभी आने वाला है, इससे मुताल्लिक हम लोग क्या है ना क्वेश्चन जो है ना कुछ क्वेश्चन जो है ना मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करूँगा। देखिए, ये जो एसे वन इम्तिहान होने वाला है, तो इसमें क्या है ना जो टॉपिक सब है हमारी आज़ादी, जो नस्र का टॉपिक है, नस्र के मुताल्लिक मैं आज आप सबके डिस्कस करूँगा। इसको अच्छी तरह से देख लो क्वेश्चन को, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। क्योंकि ये 10-15 साल जो है ना से इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आता रहता है। बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स मेरा है, जो कि आप लोग एक बार अच्छी तरह देख लो, समझ जाओ, ताकि क्वेश्चन में इम्तिहान में क्या ना आसानी के साथ में उसका आंसर दे सको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारी आज़ादी से लिया गया है। तो हमारी आज़ादी देखिए कि मतलब क्या है। उर्दू में मुख्तसर मजमून निगारी का आगाज किससे शुरू होता है? देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, उर्दू में मुख्तसर मजमून निगारी का आगाज किससे शुरू होता है? ना सर सैयद अहमद खां से शुरू होता है, सर सैयद से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुख्तसर मजमून की एक शक्ल डेस कहलाती है। ना मुख्तसर मजमून की एक शक्ल इंसाया कहलाती है, इंसाया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंसाया में किसका रंग होता है? इंसाया में किसका रंग होता है? देखिए, इंसाया में किसका रंग होता है? ना इंसाया में मजा और तंज बखुश मिजाजी का होता है। इंसाया में किसका मजा होता है? मजा और तंज बखुश मिजाजी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंसान का एक बासुर ग्रोह जब मिलकर साथ रहने लगता है तो एक देश पैदा हो जाती है। तो वहाँ पर उस जगह में क्या है ना समाजी बिरादरी पैदा हो जाती है। इनके भाईचारा, समाजी भाईचारा पैदा हो जाती है। इसको समाजी बिरादरी कहते हैं, जो कि इसका समाजी बिरादरी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज़ादी हमारी पैदाइशी और शहरी देश है ना हक है? आज़ादी हमारी पैदाइशी और शहरी हक है। तो हक है इसका सही आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बासोर समाज के एक बाखबर और जिम्मेदार फर्द को देश कहते हैं ना शहरी कहते हैं? एक बासोर समाज के एक बाखबर और जिम्मेदार फर्द को शहरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बासोर इंसान के ग्रोह को देश कहते हैं ना बासोर इंसान के ग्रोह को जब अलग अलग लोग किस्म के लोग जब रहते हैं उसको वहां पर समाज पैदा हो जाती है, उसको समाज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुनिया के मुख्तसर हिस्सों में देश हुकूमतों का हिस्सा ख़त्म होता गया, न शख्सी हुकूमत का जो हिस्सा ख़त्म होते गया। ये दुनिया मुख्तसर हिस्सों में पहले जो शख्स जो हुकूमत करते थे, धीरे-धीरे वो सब ख़त्म होता गया। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में कौन-सी तजारत कंपनी बनाई? तो जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ आए, तो सबसे पहले उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मन ईस्वी में हिंदुस्तान अवाम और बहादुर सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर की क़यादत में दिल्ली में जंग करवाई? किस ईस्वी में? कौन सा ईस्वी? ना 1857 है। 1857, 57, 1857 में जो कहते हैं कि सिपाही विद्रोह जिसे कहते हैं, सॉरी, पलासी युद्ध 1800 हाँ, सिपाही विद्रोह 1857 होता है। कौन सा? ना सिपाही विद्रोह जिसे कहते हैं 1857 में हुआ था। तो 1857 किसकी क़यादत में? ना बहादुर शाह जफर की क़यादत में 1857 में जंग, पहली आज़ादी की लड़ाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिराजुद्दौला कहाँ का हुक्मरान था? न सिराजुद्दौला बंगाल का रहने वाला था, ये बंगाल का हुक्मरान था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी की जंग अंग्रेजों और देश के दरमियान हुई थी। सिराजुद्दौला के दरमियान प्लासी युद्ध हुआ था। प्लासी। टिप्पू सुल्तान कहाँ का हुक्मरान था? न मैसूर का हुक्मरान था। टिप्पू सुल्तान मैसूर का हुक्मरान था। किस हुक्मरान ने अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर में जंग लड़ी थी? किसने? टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ पर मैसूर मैसूर टिप्पू सुल्तान मैसूर का रहने वाला, तो टिप्पू सुल्तान मैसूर से जंग लड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश हिंदुस्तान में अंग्रेज के खिलाफ आखिरी गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना
लॉर्ड माउंटबेटन इसके आखिरी गवर्नर जनरल थे। किस हिंदुस्तान के अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि इसका लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। देखिए, अंग्रेजों की क्या पॉलिसी थी? ना अंग्रेजों की पॉलिसी थी फूट डालो हुकूमत करो, यानी कि दो कौम को आपस में लड़ा दो, उसके बाद में आसानी के साथ में हुकूमत कर सकती थी। इनकी यही पॉलिसी थी, साताराना पॉलिसी यही थी कि फूट डालो हुकूमत करो इनका। हिंदुस्तान आजादी के वक्त टूटकर दो हिस्सों में बट गया, एक हिंदुस्तान और दूसरा देश है, दूसरा बना पाकिस्तान। एक हिंदुस्तान बना तो दूसरा बना क्या बना ना, पाकिस्तान बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान कब आजाद हुआ? यानी कि 14 अगस्त को क्या ना पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ। तो हिंदुस्तान कब आजाद हुआ ना, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा सेकुलरिज्म दस्तूर कब बना? हिंदुस्तान को सेकुलरिज्म दस्तूर बनाना कब बनाया गया? ठीक है, देखिए, हमारा सेकुलरिज्म दस्तूर, सेकुलरिज्म किसे कहते हैं? जो गणतंत्र जिसे कहते हैं, यानी कि 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी में जब हम गणतंत्र अपनाते हैं, नया कानून जो हम लोग का हुआ, सेकुलरिज्म बना, तो 26 जनवरी जो कि 1950 ईस्वी में ये बनकर मुकम्मल हुआ था। तो कब बना ना, 26 जनवरी को बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान दस्तूर के मुताबिक हमें मजहबी और सकाफती देश है ना, हिंदुस्तानी दस्तूर के मुताबिक हमें मजहबी और सकाफती देश है ना, आज़ादी हमारी हक है, आज़ादी हमारी हासिल है। तो आज़ादी हमारी हासिल है। ठीक है, नेक्स्ट आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्तदाई दिनों में इंसान देश जिंदगी जीता था ना, अनफरादी जिंदगी जीता था। इब्तदाई शुरुआत में इंसान किस तरह ना, सिर्फ अनफरादी जिंदगी अपना गुजारता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वक्त के साथ साथ खानदान, बरादरी, कौम और देश का पैदा हुआ, तो मुल्क पैदा हुआ। वक्त के साथ साथ खानदान, बरादरी, कौम और मुल्क का पैदा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक देश इंसान अपनी जिम्मेदारी और हकूक से बाखबर होता है न, एक मजहब इंसान, जो मजहब परस्त इंसान जो रहता है, अपनी जिम्मेदारी और हकूक का बाखबर रहता है। तो इनके मजहब इसका है आंसर। किसकी आज़ादी कौमी आज़ादी से वास्ता है ना, इंसान फर्द की जो आज़ादी कौमी से वास्ता है। इसको अंग्रेज जाते जाते हिंदुस्तान को देश हिस्सों में तकसीम कर दिया ने, हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। हमारे आजादी के मुसन्निफ का नाम क्या है ना, अबुल फैज शहर इसके मुसन्निफ का नाम है। ठीक है, तो ये हमारी आज़ादी से मुताल्लुक सवाल जवाब थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग का, हिंदुस्तान तहजीब के अनासर। हिंदुस्तान तहजीब के अनासर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उर्दू तनकीद में किसका नाम बहुत मुमताज है ना, सैयद एहतसाम हुसैन जो इसके मुसन्निफ हैं। तो इनके हिंदुस्तान तहजीब अनासर के मुसन्निफ सैयद एहतसाम हुसैन है। तो इनका नाम जो है ना, हिंदुस्तान में तनकीद में बहुत ज़्यादा बुलंद है इनका। सैयद एहतसाम हुसैन का नाम उर्दू के किस सनद में है ना, उर्दू तनकीद में जो है ना इनका बहुत ज़्यादा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैयद एहतसाम हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई? अजीमगढ़ उत्तर प्रदेश, अजीमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, सैयद एहतसाम हुसैन की तालीम कहाँ हुई न, सैयद एहतसाम हुसैन की अजीमगढ़ और इलाहाबाद में, अजीमगढ़ और इलाहाबाद में इनकी क्या होना, तालीम हासिल की इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैयद एहतसाम हुसैन का इंतकाल कहाँ हुआ ना, इलाहाबाद में हुआ। अजीमगढ़ और इलाहाबाद में लोग उन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की और इलाहाबाद में उनका इंतकाल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, एहतसाम हुसैन जान बे की किताब तर्जुमा किसके नाम से जाया हुआ है? हिंदुस्तान हिंदुस्तान नई हिंदुस्तानी
लसानियत का खाका। तो सैयद एहतसाम हुसैन जान बेग की किताब के तर्जुमा किसके नाम से है? लसानात हिंदुस्तानी लसानियात का खाका से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एहतसाम हुसैन अफसानों के मजमुआ डेस के नाम से शाया किया। वैराने के नाम से शायर किया। मजमून हिंदुस्तान के तहजीब का नासर किस किताब से लिया गया है? न तनकीद जाए जैसे। द्राविड़ियों का आज से कितने साल पहले द्राविड़ियों का आज से कितने साल पहले था ना? 5,000 साल पहले उनका क्या था ना? द्राविड़ आज से कितने साल पहले रहते थे ना? 5,000 साल पहले। किस जमाने में हिंदुस्तान एक आला दर्जा का तमद्दुन रखता था? द्राविड़ियों के जमाने में ही हिंदुस्तान एक आला तमद्दुन रखता था। मिस आर्या हिंदुस्तान कब आए? 1,500 साल पहले मिस कंवल जो है ना, इन लोग आए। आर्य हिंदुस्तान के किस हिस्से में पहला हिस्सा कब्जा किया? ना शुमाली हिस्से में, उत्तर की तरफ। शुमाली मतलब उत्तर की तरफ। आर्य हिंदुस्तान के किस हिस्से में? उत्तर की तरफ उन्होंने किया। आर्य की जबान क्या थी? ना आर्य कौन सी जबान बात करते थे? ना संस्कृत जबान में उन लोग बात करते थे। संस्कृत जबान उन लोग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्ध और डेस दत्त हिंदुस्तानी जिंदगी में जबरदस्त इनकलाब। बुद्ध और जिन बुद्ध और जिन मजहब के लोग जो है ना, हिंदुस्तान में एक इनकलाब लाए थे। बुद्ध और जिन मजहब के लोग हिंदुस्तान जिंदगी में एक जबरदस्त इनकलाब लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्ध मजहब बुद्ध मजहब जब शुरू हुआ उस वक्त वो डेस नजीम नज्ल का खारिक एक जबरदस्त बकाव था न। ब्राह्मण धर्म का जाना मानी बहुत ज्यादा फेमस होता। वैष्णव तहरीक को बाद में डेस तहरीक कहा जाने लगा। विष्णु तहरीक को भक्ति तहरीक। विष्णु जो हिंदुओं के देवता का, उनके तहरीक को भक्ति तहरीक कहा गया। इस्लाम कहाँ रोनुमा हुआ? ना इस्लाम अरब में रोनुमा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस्लाम किन किन इलाकों में पहुंच गया जहां कदीम आर्य नस्ल के लोग थे? तो इस्लाम अरब में रोनुमा होने के बाद ईरान, तुर्किस्तान और वस्ता एशिया वगैरह में पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुसलमान कई सदियों तक डेस और डेस्क ईरान में रहे। मुसलमान कई सदियों तक डेस और डेस्क के ईरान में रहे। तो इसका सही जवाब है जरतस्त जरतस्त और ओस्ता। मुसलमान कई सदियों तक जरतस्त और ओस्ता के ईरान में रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरान मुसलमानों की जिंदगी में डेस और ईरानियत की आजमाइश हो गई। तो ईरान सामियत में ईरानी मुसलमान की जिंदगी में डेस और डेस ईरानियत की सामियत होगी ना। सामियत में हिंदू और मुसलमान मिलकर कई वजह से कौन सी जबान की वजह से मिलकर मिलने की वजह से कौन सी जबान वजूद में आई? ना उर्दू जबान। हिंदू और मुसलमान के मेल से कौन सी जबान वजूद में आई? ना उर्दू जबान वजूद में आई। जब दो डेस मिलती है तो दिनों में तहजीब नहीं, लेन देन जरूर होता है। लेन देन जरूर होता है। तो जब दो कौमें मिलती हैं तो दो तहजीब में लेन देन जरूर होता है। किन लोगों ने हिंदू और मुसलमान के दरमियान फूट डाले? अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के दरमियान फूट डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल के खुश रखने को डेस सवाल अच्छा है। ये सवाल अच्छा है तो गालिब का है। दिल को खुश रखने का एक किसका सवाल अच्छा है? ना दिल को खुश रखने का शेर किसका है? ना गालिब का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उर्दू जबान और अदब के विदेशी कहना उसकी तफरीकी होने का इल्जाम लगाना डेस है। तो रजत पसंद लोगों का तरीका है कि उर्दू जबान को जो विदेशी जबान कहते हैं
तो उसको रजत पसंद कहते हैं। हिंदुस्तान तहजीब का नासिर कौन ने सैयद एहतसाम हुसैन ने लिखा हुआ है, ठीक है। उर्दू से मुताल्लिक़ क्या गलतफ़हमी है? उर्दू सिर्फ़ मुसलमानों की ज़बान है। इससे उन लोग का क्या है ना, गलतफ़हमी है कि उर्दू सिर्फ़ मुसलमान का ज़बान है। उर्दू ज़बान हर किसी का होता है। उर्दू ज़बान किस मुल्क में पैदा हुआ? ना हिंदुस्तान में। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुआ। भक्ति तहरीक का दूसरा नाम क्या है? ना वैष्णो तहरीक। भक्ति तहरीक का दूसरा नाम है वैष्णो तहरीक, उसका दूसरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आईने के सामने। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से भी देखें, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने के बाद अगर इसको आप लोग क्या है ना, अगर लिखना चाहते हो नोट, तो पॉज़ करके आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर इससे कोई रिलेटेड कोई भी सवाल हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए टॉपिक, आईने के सामने। कृष्णचंद्र कहाँ पैदा हुआ? वजीराबाद जिला ग्वादरनवाला, पंजाब में। पंजाब में, यानी कि कृष्णचंद्र कहाँ ना, पंजाब में पैदा हुआ, ठीक है। कृष्णचंद्र की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? ना जम्मू और कश्मीर में हुई। कृष्णचंद्र इंतकाल कहाँ हुआ? न मुंबई में हुआ। कृष्णचंद्र ने बुनियादी हैसियत किस मजमून निगारी की सूरत में है? न अफसाना निगार में सूरत में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कृष्णचंद्र काबिल जिक्र नावल का नाम क्या है? न शिकस्त शिकस्त जब खेत जागे और इम्तिहान रोशन के नाम से है। कृष्णचंद्र के मशहूर अफसाने का नाम क्या है? न कालो भंगी, एक गिरजा, एक खंदक, महालक्ष्मी का पुल, एक कृष्णचंद्र का लिखा हुआ, सब है, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो इस तरह क्वेश्चन इसमें देता रहता है क्वेश्चन कि कृष्णचंद्र इनमें से कौन सा कृष्णचंद्र का लिखा हुआ है। तो ऐसे दिया होगा तो उसमें दे देगा कालू भंगी दिया होगा, तो काली भंगी अगर दिया होगा तो पद देखें कृष्णचंद्र का लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईने के सामने मुसन्निफ का नाम क्या है? ना कृष्णचंद्र है। आईने के सामने मुसन्निफ का नाम कृष्णचंद्र है। जिंदगी तो डैश और मुसरत के दरमियान के फासले को कहते हैं। जिंदगी तो डैश और मुसरत के दरमियान के फासले को कहते हैं। जिंदगी खरुई जिंदगी तो खरुई और मुसरत के दरमियान के फासले को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किन लोगों को देखकर कृष्णचंद्र के दिल में एक उबले हुए आलू का ख्याल आता है? न खूबसूरत सेहत वाले गोल मटोल चेहरे वाले इंसान को देखने के बाद में कृष्णचंद्र को उबले हुए आलू से मुराद क्या है ना, जब अगर आलू कच्चा हो तो उसमें एक कच्चा सा स्वाद रहता है। अगर उसको उबाल दिया जाए तो उसमें और किसी चीज का आलू का उसमें स्वाद नहीं रहता, जिसकी वजह से वो और आलू आलू नहीं रहता है, जिसकी वजह से कहते हैं दुबले हुए आलू से मुराद यहाँ इंसान को कहा गया गोल मटोल चेहरे, और इंसान को क्या गया सेहत वाले इंसान को कहा जाता है, जो कि आए लोग दुनिया में आए खाए पिए और फिर चल दिए, तो उन लोगों से मुराद उबले हुए आलू से इस चंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर माए अपने दिल को आईने में शुरू से आखिर तक अपने बच्चे की जिंदगी देख लें तो सकें तो आज हस्ती पे इंसान के किसका वजूद होता? ना फरिश्ते या पैगंबर। अगर कोई माए अगर बच्चे का अगर जान जाती कि जन्म होते ही जान जाती कि ये बच्चा मेरा बड़ा होके कि अच्छा होगा कि बुरा होगा, तो उसकी माँ शायद उसे न जन्म करती या बचपन में ही उसको ये कर देती। अगर इस तरह हो जाता तो दुनिया में सिर्फ फरिश्ते या पैगंबर ही रहते। किस चंदन ने जब पहली बार जिंदगी में आईने में अपनी सूरत देखी तो उन पर कैसा असर हुआ था? उन्होंने रो दिया था। जब पहली बार आईने में देखा अपना चेहरा, तो पहली बार जब देखे तो रो दिए थे, ठीक है। राजा साहब का महल का हिस्सा चंद दीवारों के लंगूरे और बुर्जों से घिरा हुआ एक देश था। न चौकोर सहन था। चौकोर सहन जो था, एक चौकोर सहन कहते हैं, चार सहन का चारों तरफ से घिरा हुआ चौकोर
एक सहनता दीवार से बना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णचंद्र के हाथ से रोटी का टुकड़ा कौन छीन कर ले गया? ना कौवा रोटी का टुकड़ा छीन कर ले जाता है। कृष्णचंद्र के हाथ से कौवा रोटी का टुकड़ा छीन कर ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णचंद्र के हाथ से दूध की कटोरी कौन छीन कर ले जाता है? ना बंदर ले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णचंद्र के साथ वो कौन सी लड़की दोपहरों में इमली के पेड़ के नीचे खेला करती थी? न चंद्रमुखी। कृष्णचंद्र के साथ में कौन सी लड़की खेलती थी? न चंद्रमुखी जो उसके साथ में खेला करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमुखी सहरक के करीब एक खौफनाक डैश उभरा, नासोर, एक बीमारी उभरा सहरक के करीब में, नासोर उसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अर्ज की बिना पर चंद्रमुखी मर गई? किस मर्ज के बिना पर चंद्रमुखी मर गई? किस मर्ज में चंद्रमुखी मर गई? न उसके सहरक के करीब एक खौफनाक बीमारी हुआ था। सहरक के करीब एक खौफनाक बीमारी हुआ था जिसकी वजह से उससे मर जाती है। चंद्रमुखी कितने साल की लड़की थी? चंद्रमुखी 8 साल की लड़की थी। चंद्रमुखी के बालों का रिबन डैश का तमका था, ना मौत का तमका था। माँ से तो बच्चा उसके डैश से बंधा हुआ था, आनोल से बंधा हुआ था। मुसन्निफ के ख्याल में बच्चा माँ से बहुत कम सीखता है, इसलिए कि इसलिए कि वो इसलिए कि माँ के आनोल से बंधा होता है। मुसन्निफ के ख्याल में बच्चा माँ से कम सीखता है इसलिए कि वो माँ के आनोल से बंधा हुआ होता है। औरत के लताफत का पहला सबक इंसान को किससे मिलता है? न बहन से मिलता है। औरत का लताफत का पहला सबक उसको एक बहन से ही उसे मिलता है। औरत की लताफत का आखिरी सबक किससे मिलता है? ना उसको महबूबा से उसको मिलता है। चंद्रमुखी मुसन्निफ के दिल से डैश का डर निकाल देती है, ना मौत का डर निकाल देती है। अदीब जब कहानी लिखते हैं तो दरअसल डैश से लड़ते हैं, ना मौत से लड़ते हैं। किसी इंसान की जिंदगी डैश से खाली नहीं है, महाभारत से खाली नहीं है। किसी इंसान का जिंदगी महाभारत से खाली नहीं है। इंसान की जिंदगी महाभारत में वो डैश है। इंसान की जिंदगी वो महाभारत में वो डैश है, न खुद अर्जुन है, खुद कृष्ण है, सब खुद है वो। मुसन्निफ की दौलत उसके डैश है, छोटे से ही सपने। तो मुसन्निफ की दौलत उसके डैश झूठे सही, न सपने जो है ना उसके झूठे थे। सपने जो है ना झूठे सही, सपने झूठे सपने। मुसन्निफ कैसा सपने देखता था? ना झूठे सपने देखता था। ठीक है, मुसन्निफ कैसे सपने देखता था? ना झूठे सपने देखता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के हालात की ज़िंदगी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सवाना में क्या बयान किया जाता है? न किसी एक शख्स की ज़िंदगी, वाक़यात और हालात, शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू। किसी एक शख्स, जैसे एक शख्स, किसी पर्टिकुलर कोई शख्स को लेकर उनके बारे में अगर बयान किया जाए, जैसे महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, कोई भी हो, जैसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, उनके बारे में किसी एक शख्स के बारे में बयान करने को सवाना कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सवाना निगारी का सिलसिला किन लोगों से शुरू किया गया है? न मौलाना हाली और सबली नुगानी से शुरू किया गया। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के मुसन्निफ का नाम क्या है? न सैयदुल शेख शेख अहले हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद जिक्रिया से। शेख अहले हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद जिक्रिया के हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के हालत ज़िंदगी के बारे में उन्होंने ही लिखा है। ठीक है, हजरत उमर किसको कत्ल करने के इरादे से निकले? नाउज़ुबिल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के से निकले थे। हजरत उमर जब हुजूर के कत्ल करने के इरादे से निकले तो रास्ते में उन्हें किसने रोका? तो हजरत सैयद बिन औकास ने। जब जा रहे थे तो कत्ल करने के इरादे से जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे थे तो उनको रास्ते में हजरत सैयद बिन औकास ने उन्हें रोक लिया। सैयद बिन औकास किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे?
कबीला जहरा से वो ताल्लुक रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हजरत उमर की बहन और बहनों को कौन कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे? न हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ा रहे थे। हजरत उमर की बहन और बहनों के घर में वजीफा का इसमें कौन सा सूरा लिखा हुआ था? जो रकबा वो रह गया था हजरत उमर फारूक, वो कौन सा उसमें सूरा लिखा था? सूरा ताक की आयत लिखी हुई थी। जो जब क्या ना, जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ना कत्ल करने के इरादे से जब जा रहे थे नाउजुबिल्लाह, तो तभी रास्ते में हजरत सैयद बिन वकास रजी अल्लाह ताला मुलाकात होती है और वो कहते हैं कि तुम पहले अपने घर की खबर लो, बाद में फिर जाकर तुम कत्ल करोगे। तो ये सुनना था कि वो अपनी बहन के घर पर पहुंच जाते हैं और बहन को क्या ना, जब उसी वक्त क्या ना हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान कूड़ा बन करके उनको कुरान की तालीम दे रहे थे, तभी जब आवाज सुनी तो क्या ना जल्द जाकर छुप गए। जब छुप गए तो एक आयत जो है ना वो बाहर रह जाती है, जिसमें वो सूरह ताह की आयत लिखी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हजरत उमर का इस्लाम लाना मुसलमानों की डेस थी ना फतेह थी? हजरत उमर का इस्लाम लाना मुसलमानों की, हजरत उमर की हिजरत मुसलमानों की डेस है न मदद है? नेक्स्ट, हजरत उमर के खिलाफत डेस है न रहमत है? हजरत उमर का खिलाफत रहमत है। हजरत उमर की खिलाफत रहमत है। हजरत उमर ने गुलाम डेस बने? हजरत असलम। हजरत असलम जो है ना हजरत उमर के गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेस नमाज में हजरत उमर रोते रोते गिर जाते ना? तहजीद तहजीद की नमाज में रोते रोते वो गिर जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हुजूर कद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर और डेस में किसी एक को इस्लाम इस्लाम की फत की दुआ की थी ना? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि हजरत उमर और अबू जहल के दरमियान में जो तुझे ज़्यादा पसंद है तो मेरे तरफ माइल कर दे, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दुआ कबूल हो जाती है और अबू जहल की, इसमें क्या है ना हजरत उमर और डेस अबू जहल, इसमें जो है ना ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए, स्वामी विवेकानंद कब और कहाँ पैदा हुए? न कोलकाता सोमाली सम्मिलित सिमलीपाड़ा के में 12 जनवरी 1863 में पैदा हुए, 1863 ईस्वी में पैदा हुए। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद कब और कहाँ पैदा हुए? ना कलकत्ता के सोमाली सिमलीपाड़ा में 12 जनवरी 1863 में पैदा हुए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? ना स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का वालिद का नाम क्या था? ना वैष्णुनाथ दत्त था। वैष्णुनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के वालिदा का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी उनके वालदा का नाम था। ठीक है, वैष्णुनाथ वैष्णुनाथ दत्त एक मशहूर डेस थे। उनके वालिद जो थे स्वामी विवेकानंद वकील थे। वैष्णुनाथ किन किन जमाने के आलिम थे? उनके वालिद बंगाली, अरबी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू जबान के माहिर थे। विवेकानंद का पहला उस्ताद कौन थे? उनकी वालदा भुवनेश्वरी देवी जो उनकी पहली उस्ताद थी। विवेकानंद ने अपनी वालदा से क्या सीखा? ना अंग्रेजी और बंगाली जबानें सीखी। अंग्रेजी और बंगाली जबानें सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विवेकानंद विवेकानंद किस उम्र में संस्कृत का एक कवायद क्या ना याद कर लिया था? मुजवानी पूरा याद कर लिया था ना? 7-8 साल की उम्र में जो उन्होंने संस्कृत का एक व्याकरण को, जो ग्रामर बुक को क्या ना पूरा अच्छी तरह से समझ याद कर लिया था। नरेंद्रनाथ या वैष्णुनाथ विवेकानंद 7-8 साल की उम्र में संस्कृत के
पर गबूर हासिल कर लिया था। मगध बुक व्याकरण, संस्कृत के किस ना उसका नाम होता है मगध बुक व्याकरण, जो है ना किताब पर उन्होंने बहुत ज्यादा पूरा इल्म हासिल कर लिया था। कौन? नरेंद्र स्वामी विवेकानंद ने 7-8 साल की उम्र में संस्कृत के मगध बुक व्याकरण को अच्छी तरह से वो याद कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विवेकानंद या नरेंद्रनाथ के वालिद उनकी अदालत की वजह से कहाँ लेकर चले गए? न मध्य प्रदेश। विवेकानंद और उनके नरेंद्रनाथ को वालिद उनको तबीयत जो बिगड़ गई हालत की वजह से कहाँ लेकर उनको गए? न मध्य प्रदेश, उनको लेकर जाना पड़ा था। जब विवेकानंद की तबीयत बिगड़ गई तो उनको मध्य प्रदेश जो है ना उनको लेकर जाना पड़ा। विवेकानंद के वालिद उन्हें रायपुर क्यों लेकर गए? उनकी अदालत की वजह से फिर रायपुर उन्होंने ले गए। विवेकानंद का दाखिला कब प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुआ? 1879 में उनका दाखिला प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुआ। हेस्टी साहब किस कॉलेज के प्रिंसिपल थे? हेस्टी साहब किस कॉलेज के प्रिंसिपल थे? स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल थे। स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने कहा था ये लड़का बड़ा होकर सारी दुनिया को चौंका देगा? स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल हेस्टी साहब ने उन्हें कहा था कि ये लड़का बड़ा होकर एक दिन पूरा दुनिया को चौंका देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश उमर ही विवेकानंद की जिंदगी का अहम मकसद बन गया था। हक हक और इरफान। हक इरफान भी विवेकानंद का जिंदगी का मकसद। हक इरफान। ब्रह्म समाज की बुनियादी किसने डाली? न राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की बुनियादी डाली, राजा राम मोहन राय ने बुनियादी डाली। देश धर्म हिंदू मजहब के एक शाख बना। देश धर्म न ब्रह्म जो है ना धर्म जो है ना हिंदू और मुसलमान के साथ एक साथ शाख बना। ब्रह्म धर्म में किससे इम्तियाजी हैसियत दी गई है? न वेद को। ब्रह्म धर्म में किससे इम्तियाजी हासिल दी गई है? न वेद को क्या है ना ज्यादा इंपोर्टेंस दिया गया है, वेद को। ठीक है। देश और देश जैसे मशहूर आलिम और दानश्वर पहले क्या है ना ही ब्रह्म समाज में दाखिल हो चुके थे। तो ब्रह्म समाज में देश और पहले ही दाखिल हो चुके थे। तो विवेकानंद देवेंद्रनाथ और डॉक्टर केशव चंद्र सेन पहले ही क्या है ना देवेंद्रनाथ और केशव चंद्र सेन जो पहले ही क्या है ना मशहूर आलिम ब्रह्म समाज में दाखिल हो चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विवेकानंद किनके मुरीद बने? ना श्री श्री रामकृष्ण परमहंस के शागिर्द बने, इनके मुरीद हो गए। विवेकानंद गुरु का नाम क्या था? श्री श्री रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु का नाम था। श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जो है ना इनके गुरु का नाम था। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस के 3 खलील का नाम क्या था? तो उनके रामकृष्ण परमहंस के 3 जो है ना खास शागिर्द का नाम था नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद, राखल चंद्र स्वामी ब्रह्मानंद, बाबूलाल स्वामी प्रेमानंद। ये 3 जो थे वो कलील शागिर्दों में से थे। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस देव का इंतकाल कब हुआ? 16 अगस्त 1884 में उनका इंतकाल हुआ। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के किस शहर में आलमी मजहब कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे? ना शिकागो में शरीक हुए थे। ठीक है। शिकागो के आलमी मजहब का तफरीस में विवेकानंद की तकरीर कब लबलबाब किया था? बिन आला कौमी मोहब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश का इरफान ही विवेकानंद की जिंदगी की अहम मकसद बन गया था। तो इसका आंसर है हक का इरफान ही विवेकानंद की जिंदगी का अहम मकसद बन गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रह्म समाज की बुनियाद किसने डाली? ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की बुनियाद डाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश धर्म हिंदुस्तान मजहब का एक शाख है। ब्रह्म धर्म जो है ना
हिंदुस्तान मजहब का एक शाख है। ब्रह्म धर्म में किसको इम्तियाजी हैसियत दी जाती है? न वेद को जो उनको इम्तियाजी हैसियत, वेदा जिसको कहते हैं, वेद को इस्तेमाल दिया गया है। देश और देश जिससे मशहूर आलिम और दानश्वर पहले ही ब्रह्म समाज में दाखिल हो गए थे। न देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन जो है पहले ही दानश्वर ब्रह्म समाज में दाखिल हो चुके थे। विवेकानंद किनके मुरीद थे? विवेकानंद जो है श्री श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री रामकृष्ण परमहंस के मुरीद थे। श्री रामकृष्ण परमहंस के मुरीद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के देश थे ना। विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस भी था। किनके मुरीद बने? श्री श्री रामकृष्ण परमहंस। और विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? वही श्री श्री रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के 3 कलील शागिर्दों का नाम क्या है? माने खास शागिर्द का नाम क्या है? देखते हैं। नरेंद्रनाथ जो आगे चल के स्वामी विवेकानंद हुए, राखल चंद्र स्वामी ब्रह्मानंद, और बाबूलाल स्वामी प्रेमानंद। ये 3 जो थे श्री रामकृष्ण परमहंस के खास शागिर्द में थे। रामकृष्ण परमहंस ने देव का इंतकाल, रामकृष्ण परमहंस का देव का इंतकाल कब हुआ? 14 अगस्त 1886 में उनका इंतकाल हुआ। 14 अगस्त 1886 में उनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद अमेरिका के किस शहर में एक आलमी मजहब कॉन्फ्रेंस शरीक हुए? तो शिकागो जो अमेरिका का एक जगह का नाम है शिकागो, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस किए थे स्वामी विवेकानंद, किए थे कॉन्फ्रेंस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिकागो के आलमी मजहब के तफरीक में विवेकानंद की तफरीक का लबलबाब क्या था? ना बिन आला कौमी भाईचारा और इंसानियत दोस्ती, ये उनका क्या था ना मेन मकसद था। शिकागो आलमी कॉन्फ्रेंस में इनका मेन मकसद था कि बिन आला कौमी भाईचारा और इंसानी दोस्ती उनका मेन मकसद था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हिंदुस्तान वापस आए? 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जो है ना हिंदुस्तान वापस आ गए थे। सिर्फ गीता, भागवत, वेद और उपन्यास पढ़ लेने से कोई देश को नहीं जा सकता, न स्वर्ग यानी कि जन्नत को नहीं जा सकता। विवेकानंद का इंतकाल कब हुआ? न 4 जुलाई 1902 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। स्वामी विवेकानंद का इंतकाल 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म धर्म में किसकी पूजा की जाती है? ब्रह्म धर्म में एक ब्रह्म की पूजा की जाती है। ब्रह्म धर्म में एक ब्रह्मा की पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिदमत खल की अव्वल डैश है? खिदमत खल की अव्वल इबादत है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, इबादत ही है। खिदमत खल असल इबादत है। हर मजहब का बुनियादी असूल एक तलाश और डैश है न इरफान हक। एक होता तलाश, दूसरा होता इरफान हक। हर मजहब का बुनियादी जो है ना मकसद होता है असूल एक तलाश, दूसरा होता है इरफान हक। ठीक है, देखिए ये स्वामी विवेकानंद से मुताल्लुक था। अब हम लोग क्या है ना बिखरे फूल से मुताल्लुक क्या है ना टॉपिक जो है ना पढ़ेंगे हम लोग। टॉपिक वाइज क्या है ना पहले सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, बाद में फिर क्या है ना जो इम्तिहान में क्वेश्चन जो आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ड्रामे से मुराद क्या है? करके दिखाना। ड्रामे से मुराद क्या है? न करके दिखाने को ड्रामा से मुराद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ड्रामे में क्या पेश की जाती है? ना इसमें किरदार, मुकालमा और मुनाजर के जरिए कहानी पेश की जाती है। किरदार, मुकालमे और मुनाजिर के जरिए से इसमें कहानी पेश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरस्तु ने ड्रामे में जिंदगी की देश कहा है? न नकाली कहा है। न नकाली डुप्लीकेट जैसे कहते हैं, करके दिखाते हैं किसी भी राजा किसी बादशाह का हम लोग क्या है ना उसकी तरह बनकर उस तरह करते हैं, इसलिए अरस्तु जो ड्रामा निगार जो उन्होंने नकाली कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रामा बुनियादी तौर पर देश की चीज है ना स्टेज की चीज है? ये ड्रामा जो करके दिखाते हैं स्टेज में करके दिखाते हैं, स्टेज की चीज है।
अरस्तू ने ड्रामे की इजाजत तरकीबी 10 चीजों को जरूरी करा दिया। मैंने इसमें 6 चीजें जो है ना ड्रामे में रहना जरूरी है। हर ड्रामे में देखेंगे 6 चीज जो होना जरूरी है, और वो 6 चीज क्या क्या है ना, अरस्तू ने ड्रामे की तरकीब क्या क्या है? किस्सा, किरदार, मुकलमा, मरकजी, ख्याल, सजावट और संगीत। ये 6 चीज होने रहने से ही एक ड्रामा बन सकता है, स्टेज में हम लोग परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रामे बिखरे फूल के मुसन्निफ कौन है? ना ड्रामे बिखरे फूल के मुसन्निफ अजहर अफसर। देखिए अजहर अफसर जो है इसके राइटर है, मुसन्निफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाजिश कौन है? ना नवाजिश उबैद चाचा का भतीजा दामाद है। नवाजिश उबैद चाचा का क्या है ना, भतीजा भी है और दामाद भी है, इसलिए भतीजा दामाद भी उसे कहते हैं। दामाद भी कई के ऑप्शन में दामाद भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रा साहब का पूरा नाम क्या है? ना M.L. मिश्रा या मनोहर मिश्रा। देखिए एम मिश्रा या मनोहर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चपरासी कहाँ का रहने वाला था? न चपरासी मुफ्ती टोला का रहने वाला था। चपरासी मुफ्ती टोला का रहने वाला था। चपरासी मुफ्ती टोला का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उबैद चाचा कहाँ के रहने वाले थे? न उबैद चाचा फैज आबाद के रहने वाले थे। उबैद चाचा फैज आबाद के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महकमा की जायदाद के लिए कितनी दरख्वास्त आई थी? न 64। तो उबैद चाचा अपने भतीजे दामाद को साथ में लेकर मिश्रा साहब के पास गया था, ताकि मिश्रा साहब उनके गांव के रहने वाले थे, ताकि वो सिफारिश करके उनके दामाद को यानी कि भतीजा को नौकरी में रख दे। इसी वजह से वो गए थे, तो उस नौकरी के लिए 64 फॉर्म गिरा हुआ था। ठीक है, तो जब उन्होंने उनसे कहा कि मेरे नवाजिश को ही नौकरी में दिला दी जाए, अगर तुम जाकर बोल दो, तो उन्होंने क्या कहा कि यानी कि 63 को रिजेक्ट करके तुम्हारे सिलेक्ट कर ले जाता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ नौकरी एक जरिया नहीं है पैसा कमाने का, तो मेहनत करो और बिजनेस करो उसमें। तो बिजनेस कौन सा बिजनेस करो ना, मिश्रा कहते हैं, मिश्रा ने नवाजिश के किस कारोबार का मशवरा दिया ना, रद्दी के कारोबार बिजनेस का मशवरा दिया, रद्दी कारोबार करने के लिए मशवरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रा के ऑफिस में कितने आदमी काम करते थे? ना 70 आदमी काम करते थे। मिश्रा के ऑफिस में 70 आदमी काम करते थे। मिश्रा के वालिद कौन थे? मिश्रा के वालिद सेठ लक्ष्मी नारायण थे। सेठ लक्ष्मी नारायण मिश्रा के वालिद कौन थे? ना सेठ लक्ष्मी नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रा फैजाबाद अपने घर से निकलकर कहाँ गए? तो फैजाबाद से निकल के हैदराबाद हैदराबाद को जाकर गए। तो मिश्रा फैजाबाद तो घर से निकल के कहाँ गए ना, हैदराबाद पहुंच गए। मिश्रा ने सुन रखा था हैदराबाद दौलत की देश है, ना हैदराबाद दौलत की कान है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दौलत रहता है। मिश्रा खाने में मिश्रा मुसाफिर खाने में मिश्रा की मुलाकात किससे हुई? हाजी अब्दुल कयूम नामी के एक शख्स से हुई थी मिश्रा की मुलाकात। हाजी अब्दुल कयूम क्या करते थे ना, हाजी अब्दुल कयूम एक छोटी सी फार्म में जो प्लास्टिक का कारोबार करते थे। मिश्रा साहब कौन थे? मिश्रा साहब फार्म के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। मिश्रा साहब फार्म के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। फार्म के मैनेजिंग डायरेक्टर मिश्रा साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के मरकजी आलिम कौन थे? हमारे देश के मरकजी आलिम डीपी यादूद। डीपी यादूद जो ना इस मरकजी ख्याल थे, डीपी यादूद, याद रखिएगा। हुस्न आजाद कौन था? हुस्न आजाद एक तालिब इल्म, कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का था, हुस्न आजाद। तो हुस्न आजाद ने मिस्टर डीपी यादव किस तरह मदद की ना, हुस्न आजाद ने मिस्टर साहब को अपना खून देकर जान बचाई। आज हमारे देश को कैसे फूलों की जरूरत है ना, आज हमारे देश को बिखरे फूल को नहीं, इस फूल की जरूरत है जो एक तरह एक साथ में रहे, उस तरह की जरूरत है। ड्रामा पेश मंजर किस शेर एक मौसिका दर्द भरी आवाज में पढ़ रही है ना, हाली की। तो ये ड्रामा जो मौसीकी किसके दर्द भरी आवाज में ना, हाली के कहना दर्द भरी आवाज में पढ़ा जाता है, हाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए बहुत ही नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इब्न अलुकत नोबेल साहब की पहली मुलाकात। एक
नॉन डिटेल है, इसको देखिए अच्छी तरह से देखिए, इसमें भी कहानी है, ठीक है। नावल किस जबान का लफ्ज है? ना नावल अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, नावल अंग्रेजी जबान का लफ्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नावल में क्या नावल में क्या क्या बयान किया जाता है? नावल में किस्सा दर किस्सा बयान किया जाता है। नेक्स्ट, नजीर अहमद कहाँ पैदा हुए? न जिला मंजूर में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नजीर अहमद कब पैदा हुए? न नजीर अहमद 1836 ईस्वी में पैदा हुए। 1836 ईस्वी में पैदा हुए नजीर अहमद, 1836 ईस्वी में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्न अलुकत मुसन्निफ का नाम क्या है? मौलवी नजीर अहमद। इब्न अलुकत में मुसन्निफ का नाम क्या है? ना मौलवी नजीर अहमद। इब्न अलुकत की नोबेल साहब से पहली मुलाकात कहाँ हुई? न ख्वाजा बाकीबाल्ला की सड़क पर। इब्न अलुकत में नोबेल साहब की पहली मुलाकात जो है ना, ख्वाजा बाकीबाल्ला सड़क पर उन लोगों की दोनों की मुलाकात हुई, नोबेल साहब और इब्न अलुकत की दोनों की मुलाकात हुई। इब्न अलुकत की मुलाकात के वक्त जब नोबेल साहब से हुई तो नोबेल साहब ने क्या क्या कर रहे थे? नोबेल साहब अंग्रेजों के साथ अरबी घोड़ों पर सवार थे। तो जब नोबेल इब्न अलुकत का नोबेल साहब से मुलाकात हुई, नोबेल साहब क्या कर रहे थे? ना अंग्रेजों के साथ अरबी घोड़ों पर सवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल साहब के कमरे से एक कमरा छोड़कर दरवाजे से लगे लोग कौन लोग बैठे थे? नोबेल साहब के कमरे से एक छोटा सा दरवाजा लगा हुआ था, उसमें कौन लोग बैठे थे? ना चार चपरासी और पांचों जिम्मेदार बैठे हुए थे। गदर के वक्त नोबेल साहब किसके घर पर ठहरे थे? ना नोबेल साहब के घर पर ठहरे थे। गदर के वक्त में लड़ाई के 1857 की लड़ाई के वक्त में नोबेल साहब इब्न अलुकत के घर पर ठहरे हुए थे। पहली बात जो नोबेल साहब ने इब्न अलुकत से कही तो वो क्या थी? तो पहली बात उन्होंने कही थी, मैं अफसोस करता हूं कि आपको इतना देर इंतजार करना पड़ा। नोबेल साहब मजहब क्या थे? ना ईसाई थे। नोबेल साहब मजहबन क्या थे? ईसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्न अलुकत के पहले देश की तरफ रुझान था, अंग्रेजों की तरफ रुझान था। उंगते को देश का बहाना, उंगते को ढलते का बहाना, डूबते ढलते का बहाना। टाक का माने क्या है? ईसवी मजहब में मिलने, ईसवी मजहब से मिलना, ईसवी मजहब से मिलने को स्टाक कहते हैं, ठीक है। खाने से पहले इब्न अलुकत दाएं हाथ में क्या लिया और बाएं हाथ में क्या लिया? दाएं हाथ में 5 कांटे वाला और बाएं हाथ में छुरी। दाएं हाथ में 5 कांटे वाला चम्मच और बाएं हाथ में छुरी उन्होंने ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाने के बाद नोबेल साहब ने अपने लिए क्या इस्तेमाल किया? नोबेल साहब ने अपने लिए पाइप का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाने के बाद नोबेल साहब इब्न अलुकत की किस चीज़ की तवज्जो की? न सिगरेट की तरफ तवज्जो की। खाने के बाद में नोबेल साहब सिगरेट की तरफ नोबेल साहब को इब्न अलुकत को तवज्जो की। इब्न अलुकत गुड़ खा चुका था, डेस से क्या, गुलगुलों से क्या परहेज करना? इब्न अलुकत सिगरेट के धुआं को किस तरह निकालना? इंजन की तरह भग भग मुंह से निकालने लगा। इंजन की तरह भग भग मुंह से निकालने लगा। ये रहा इब्न अलुकत का नोबेल साहब से मुलाकात। और देखिए, आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासरती ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। तो मासरती ज़िंदगी का सवाल जवाब डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग टॉपिक वाइज रिहर्सल कर रहे हैं। इस टॉपिक वाइज को अच्छी तरह देख लेने से इसके बाद जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन को समझने के लिए और आंसर देने के लिए, ठीक है। इसको अच्छी तरह से सुन के अच्छी तरह से नोट अगर करना चाहो तो नोट बना सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासर जिंदगी के मुसन्निफ कौन है? मौलाना सैयद रबील मौलाना सैयद राबिया हसनी नदवी जो है ना इसके मुसन्निफ हैं, ठीक है। हदीस किसे कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जो कहा, जो देखा उसे हदीस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मक्का मजमा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल जिंदगी गुजारे? ना मक्का मजमा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल जिंदगी गुजारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदीना मनोरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल जिंदगी गुजारे? ना मदीना मनोरम में कितना साल? ना 10 साल
जिंदगी गुजारे, मदीना मनव्वरे में 10 साल जिंदगी गुजारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मक्का के लोगों ने अपना नाम क्या रख दिया? आपका नाम, मक्का के लोगों ने आपका नाम अमानतदार रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बच्चे से हमदर्दाना तरीका से पूछा? अबू हमीरा, अबू हमीर से, अमीर से, अबू अमीर से क्या है ना हमदर्दा तरफ से पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने जन्नत में जाने की दुआ मांगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लम से किसने जन्नत में जाने की दुआ दरखास्त की? न एक बूढ़ी औरत। आम मुसलमानों के लिए कितनी बीवियां रखने के इस्लाम में इजाज़त दी गई है? न आम मुसलमानों के लिए 4 बीवी रखने की इजाज़त दी गई है। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक से ज़्यादा शादी करने की क्या साबित किया? इस्लाम में जात पात, समाजी पोजीशन, रवाजी औरतों का फ़र्क की बुनियादी इंसानियों के दरमियान फ़र्क नहीं किया जाता है। इसका कि इस्लाम में जो जात पात है और पोजीशन जो है, इस सब को दूर करने के लिए आपने एक से ज़्यादा शादियाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को क्या कहा जाता है? अज़वाज मतराहत कहा जाता है। हज़रत जफ़र रज़ी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में क्या थे? न चचाजाद भाई थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। हज़रत जफ़र कहाँ हिजरत करके गए थे? ना हफ्सा, हफ्सा जो है ना हज़रत जफ़र रज़ी अल्लाह ताला हिजरत करके गए थे। हज़रत फातिमा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेस थी, न चहेती बेटी थी। चहेती बेटी थी, जिम्मेदारी बेटी थी। हज़रत अली डेस के शौहर थे, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर थे। हज़रत अली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे? न चचाजाद भाई और दामाद थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना के मौका पर जब कबा पहुंचे तो उनके साथ कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। 10 साल मक्का में अंदर देने जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले गए? ताइफ को। आप 10 साल मक्का में रहने के बाद में आप कहाँ तशरीफ लेके गए? ना ताइफ को ले गए। मजाजात किसे कहते हैं? वो उन्हें ही बातें जो नबी से जाहिर होती है, वो अनहोनी बातें जो नबी से, जिसे कोई करामत कहते हैं, अनहोनी बातें जिसे आम इंसान नहीं कर सकता, उसको मजाजात कहते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा मुसलमान की ज़िंदगी के लिए क्या है? न वाजिबुल तक़लीद है, वाजिबुल तक़लीद। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़क़ाए के साथ कैसा बर्ताव करते थे? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़क़ाए के साथ नहायत ही हमदर्दी, अंस मोहब्बत रखते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसानों के लिए डेस थे, गमसार और इंसानियत नवा इंसान थे। गमकेसार और इंसान, आम इंसान के लिए गमकेसार, इंसानियत नवाज इंसान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दूसरा टॉपिक जो है, आखिरी टॉपिक ये तो है आप लोग का हुब्बे वतनी। तो ये टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और इसको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुब्बे वतनी का किसने, नेक्स्ट देखिए, किसने कहा कि हिंदुओं के लिए और मुल्क की आज़ादी, हिंदुओं के लिए मुल्क आज़ादी जद्दोजहद का हुब्बुल वतनी है, लेकिन मुसलमानों के लिए एक फ़र्ज दीनी है? तो किसने कहा था? ना मौलाना अबू कलाम। तो हम लोग के लिए हुब्बुल वतन जो है फ़र्ज दीनी है, वतन से मोहब्बत का दीन है। जब हुब्बुल वतनी में अल ईमान का मतलब क्या है? वतन के मोहब्बत का, ईमान का जजा। हुब्बुल वतनी में ईमान का मतलब क्या है? ना वतन से मोहब्बत का ईमान उसे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वतन की मोहब्बत देश जजो है ना ईमान का जजो है। मक्का मजमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सबब से है? ना हुजूर का वतन है। खुसूसियत किस सबब से है? ना हुजूर का वतन है। ठीक है, गुर्बत में हूं अगर रहता है दिल वतन में, इससे गुर्बत से मुराद क्या है? गुर्बत से मुराद क्या है? ना वतन से दूर रहने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किस शायर का नज़म है? न आलमा मोहम्मद इकबाल का लिखा हुआ है।
परिंदे के लिए उसका देश उसका वतन है, ना आशियाना उसका वतन है। आशियाना जो उसका वतन है, परिंदे के लिए उसका आशियाना उसका वतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फूल के लिए देश उसका वतन है, ना उसका पेड़ और टहनी उसका वतन है। इसका पेड़ और उसका टहनी जो है ना उसका वतन है। नेक्स्ट, पड़ोसी मुल्क से हम इस वास्ते प्यार करते हैं। यहाँ पड़ोसी मुल्क से मुराद कौन है ना, पाकिस्तान इस पड़ोसी मुल्क से मुराद है। हजरत मोहानी ने इस शेर में कृष्ण की किस चीज का जिक्र किया है ना, बांसुरी का, कृष्ण की बांसुरी से जिक्र किया गया। किन उलमा कराम ने वतन की आजादी के लिए अपनी जान दी, कुर्बानी की ना, मौलाना सैयद अहमद बरेली, मौलाना शाह इस्माइल शहीद, हाफिज एंड शहीद मौलाना अहमदुल्लाह ने, ये लोगों ने वतन के लिए जान दी। मौलाना देश के लिए किन हुक्मरान ने जान कुर्बानी की, सिराजुद्दौला, शजाउद्दौला, हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है बहादुर बहादुर राजा ने की। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, इसका दूसरा मिसरा क्या है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मौत की सजा सुनकर कौन हंसते और मुस्कुराते रहे, अशफाकुल्ला खां मौत की सजा सुनने के बाद भी हंसते और मुस्कुराते रहे। नेक्स्ट, जिस हविलदार ने जान पर खेलकर देश बचाया उसका नाम क्या था, हविलदार अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद ने, हविलदार अब्दुल हमीद ने अपने जान पर खेलकर देश को बचाया। देश के दिन जिसको गुर्बत में वतन याद आ गया, न ईद के दिन जिसे गुर्बत में वतन आता है। जिसके सुनहरे फर्श का सब्जा है परीन, वो देश है, ये वो देश है ना वतन है। जिसके सब्ज शहर सुनहरे फर्श का सब्जा है परीन, वो देश है मेरा जश्न वतन सोबा उड़ीसा। डाल कर बाहें गले में रह गया कोई देश न गरीब, जिसका जीना उसका मरना देश के वास्ते न वतन के वास्ते। जो शहीद हुए उनकी याद करो जरा देश कुर्बानी। सजदा कहे कौनीन वो देश की जमीन है न तैयबा की जमीन है। जिस देश का धरती पर देश पर हैरत है, न फिरदौस को भी हैरत है। तो ये रहा जो आप लोगों का से वन यानी प्रोज सेक्शन से ऑल टॉपिक वाइज हम लोग मैंने क्या ना डिस्कस किया, और इसको अच्छी तरह से सुन लो, इसी से ही क्वेश्चन आता रहता है। वो सब क्वेश्चन इसी से ही आएगा। और बाकी इसके बाद में नजम का मैं दूसरा पार्ट 2 जो नजम का बनाने वाला हूँ, पूरा फुल नजम जो है ना, फुल नजम का मैं एक साथ में अपलोड कर दूंगा। नजम का क्वेश्चन देख लोगे, उसके बाद में तीसरा पार्ट होगा कवायद का, और कवायद से करना होगा। ये 3 पार्ट को कर लेने से आप लोग का 50 से 50 उर्दू में शॉर्ट क्वेश्चन में 50 से 50 रहने का पूरा 100% चांस बन जाता है। तो इसको अच्छी से देख लेके इसको अच्छी तरह याद कर लो, ताकि क्वेश्चन में जब क्वेश्चन बनाऊं, क्वेश्चन जब डिस्कस करूं, तो उसमें आसानी हो क्वेश्चन को जानने के लिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर इस तरह और भी जानना हो, तो आप लोग क्या ना चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर जरूर करना, ताकि उन लोग को भी इम्तिहान अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, खुदा हाफिज, गुड बाय, थैंक यू सो मच।